गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे देखेंगे बेटे हम कि रिजोनेंस एक इसका एक टॉपिक है। रिजोनेंस होता क्या बेसिकली, अभी आपने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, एल सी और आर का सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्या फॉलो करवाया था हमने, ए सी, ठीक है। ये एल था, ये सी था और ये आर था, ठीक है। अब बेटे रिजोनेंस क्या होता है बेसिकली, आपने +1 में भी पढ़ा था कि रिजोनेंस होता क्या, जैसे कभी फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको +1 में समझाया था कि व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी देन इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड, दैट इज कॉल्ड रिजोनेंस, ठीक है बेटे। तो इसमें भी बेटे ऐसे ही है कि जब एक एसी की ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसको हम ओमेगा नॉट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है बेटे, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक ऐसी एसी की फ्रीक्वेंसी जिस पर क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि XL बिकम्स इक्वल टू XC। इसका क्या मतलब हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज कॉल्ड रिजोनेंस, ठीक है बेटे। इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब क्या होगा बेटे इसका, अब आपको पता है कि XL होता है L ओमेगा और जो XC होता है 1/C ओमेगा। अब ओमेगा नोट हो गया, यहाँ पर ओमेगा नोट क्यों लगाया, क्योंकि दिस इज ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच द मैक्सिमम करंट फ्लोज। इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये क्यों फ्लो करेगा वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है कि ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड, अब आपको पता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट, और वो कितना था हमारा बेटे, इट वाज इक्वल टू R² प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, ठीक है बेटे। अब आपको पता कि ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटे, ओमेगा नॉट L ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/C ओमेगा नॉट, ठीक है। तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा और Z इज इक्वल टू क्या होगा, R, ठीक है। कि सिर्फ हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो सिर्फ R की आएगी और किसी की भी डिस्टेंस आएगी, मीन्स ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है बेटे। जब डिस्टेंस मिनिमम होगी तो करंट क्या होगा, I विल बी मैक्सिमम, करंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये होता है बेटे रिजोनेंस, ठीक है। तो दिस इज द रिजोनेंस। आपसे पूछा जाए क्या होगा, रिजोनेंस या ए सीरीज LCR सर्किट इज इन रिजोनेंस व्हेन इट अलाउज मैक्सिमम करंट टू फ्लो एट ए पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ठीक है बेटे। तो ये बेटे, अब कई बार आपसे लीनियर फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है कि लीनियर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, ठीक है। उसको हम लीनियर फ्रीक्वेंसी को F0 से कर सकते हैं, डिनोट। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है बेटे, L ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/C ओमेगा नॉट, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से ओमेगा नॉट आ जाएगा, यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर और यहाँ पर 1/LC, ठीक है। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू अगर देखें तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 1/LC का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बेटे ओमेगा नॉट हमने अब लीनियर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा और लीनियर फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, बेसिकली ओमेगा क्या होता है 2π/T और 1/T क्या होता है बेटे, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ओमेगा नोट है तो यहाँ पर कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, तो हमारे पास जो आ गया, इट मीन्स दैट ओमेगा नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πf0, 2πf0 इज इक्वल टू 1/LC। तो दिस इंप्लाइज दैट F0 इज इक्वल टू 1/2πLC, ठीक है बेटे। ये होती है हमारी लीनियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट। तो नेक्स्ट है बेटे, कई बार हमसे पूछा जा सकता है कि जब AC जो इंडक्टर से फ्लो करता है तब क्या होता है, और जब AC कैपेसिटर से फ्लो करता है तब क्या होता है। ये मैंने आपको टेबल बनाकर नोट्स में बताया हुआ है, इंडक्टर है और यहाँ पर कैपेसिटर है बेटे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना के मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसको कैसे AC जब फ्लो करेगा तब क्या होगा और DC फ्लो करेगा तब क्या होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के बेसिस में स्टडी करेंगे। अब बेटे इसको आपने इसकी रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस से ही समझना है। आपको पता है कि XL होता है L ओमेगा, ठीक है,
और एक्स सी होता है 1/c ओमेगा। ठीक है बेटे, ये आगे दोनों चीज। ठीक है बेटे, अब इसको ओमेगा को अगर आप इन टर्म्स ऑफ लिखना चाहें, एफ तो आपको पता ही है 2πf होगा। अब वही बात आ गई बेटे कि 4DC। अब आपको पता है कि डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटे, फ्रीक्वेंसी 0 होगी, क्योंकि डीसी कभी भी वो अल्टरनेट नहीं करता है, चेंज नहीं करता पोजीशन। तो ओमेगा 0 हो गया तो एक्सएल की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डीसी फ्लो करेगा इंडक्टर से तो वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस इसको ऑफर नहीं करेगा। इट मीन्स डीसी कैन इजीली फ्लो, डीसी विल फ्लो इजीली। ठीक है बेटे, वेरी इजीली फ्लो कर जाएगा। कहां से, इन ए इंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब एसी की बात करें, 4AC एसी की बात करें तो अब आपको पता है कि इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स एल की वैल्यू क्या होती है 2π × f0। ये f, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जब की थी तो क्या जाती है 2πf। ठीक है, और साथ में एल लग जाएगा। अब आपको तो पता है कि डीसी एसी की जो बेसिकली घर में सप्लाई होती है वो क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है उसकी 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर अगर 50 हर्ट्ज ही पुट करें हम तो x = क्या आएगा 100π × l। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो व्हेन एसी फ्लोज थ्रू द इंडक्टर इट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, इसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंडक्टर जो वो डीसी को इजीली फ्लो करने देता है और एसी को क्या ये रोकता है बेटे, इंडक्टर ब्लॉक्स द एसी। ठीक है, अब हम देखेंगे कैपेसिटर के लिए डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर में वही बात आ गई बेटे, वो 4DC। डीसी के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहां पर एक्स सी की वैल्यू क्या आ गई 1/, क्योंकि सी ओमेगा मीन से 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है बेटे, इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब हुआ कि कैपेसिटर जो है वो डीसी को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देगा। मतलब क्या करेगा, डीसी इज ब्लॉक्ड बाय कैपेसिटर, कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, नहीं जाने देता। ठीक है बच्चों, अब अब एसी के लिए देखेंगे, एसी 4AC। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटे 2π। ये वही बात है बेटे, जैसे 1/c ओमेगा है तो ओमेगा को हमने 2πf लिख दिया और साथ में c लिख दिया। तो अब वही बात कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है लगभग, x = 1/100πc। ठीक है, तो बड़ी कम वैल्यू आएगी, वेरी लेस, अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, तो क्या करते हैं, कैपेसिटर गिव्स इजी पाथ फॉर एसी। ठीक है बेटे, तो दोनों में ऑपोजिट है बेटे। एसी को कैपेसिटर इजीली फ्लो करने देता है, लेकिन इंडक्टर जो वो रोक देता है। ठीक है, इसी तरह डीसी को ब्लॉक कर देता है कैपेसिटर, और डीसी को इजीली फ्लो करने देता है इंडक्टर। बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज ट्रांसफार्मर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये। ट्रांसफार्मर होता क्या बेटे, आपने देखा होगा कि हमारे घरों के आसपास जहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसे हमारा स्कूल है उसके साथ में भी नॉर्थ डायरेक्शन में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बेसिकली ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा यूज़ क्या है वो देखेंगे हम, और है क्या ये। बेसिकली ये क्या होता है बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ म्यूचुअल इंडक्शन। इसका प्रिंसिपल जो बेटे क्या है, प्रिंसिपल क्या है इसका, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है बेटे, अब आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, कि जब आप एक कॉइल में करंट फ्लो करवाते हैं, जैसे माने एक कॉइल है, ठीक है, और वो क्या है दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपने एसी फ्लो करवाया और यहाँ पर आपने एसी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, इसकी शो करेगा कि यहाँ पर एसी प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्या होती है, प्राइमरी कॉइल, दिस इज प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और ये क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल है बेटे। ठीक है, अब बेसिकली बात क्या है कि ये जो कॉइल है, इट इज बाउंडेड ओवर ए। आपने पढ़ा था कि क्या करते हैं यहाँ
इसको तो चलो इसका बेसिक आ गया। अब बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर आपने सुना होगा, है ना। सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, लेकिन कैसी लेते हैं ये, दीज आर लैमिनेटेड होती हैं। लैमिनेटेड मीन्स छोटे, जैसे जैसे बुक बनी हुई है, एक लगा दिया, दो लगा दिया, ऐसे करके एक स्ट्रिप्स जोड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स इकट्ठी जोड़ी होती हैं, और फिर एक लैमिनेटेड आयरन कोर बनाई होती है ऐसे करके। मीन्स ये क्या है बेटे, दीज आर द वेरी थिन स्ट्रिप्स होती हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, उनको जोड़ कर हमने एक क्या बनाया होता है, दिस इज कॉल्ड लैमिनेटेड आयरन कोर। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लैमिनेटेड आयरन कोर, क्या है बेटे ये, लैमिनेटेड आयरन कोर। आपको पता कि हम म्यूचुअल इंडक्शन में मैंने आपको कहा था कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लगाते हैं, क्योंकि उससे क्या इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हमारी जो मैग्नेटिज्म है वो और ज़्यादा बढ़ जाती, इसलिए करते हैं बेटे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, अब जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है वो कहाँ वाउंड किए हैं, दे आर वाउंडेड ओवर इन दिस वे, ऐसे करके, ये ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, सबसे इजी टॉपिक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, देखिए यहाँ पे। और ये क्या है बेटे, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल कहाँ लपेटी है, यहाँ पर करंट ऑब्टेन हो रहा है, मीन्स करंट हम फ्लो कहाँ करवाएंगे, प्राइमरी कॉइल में, और यहाँ पर इसको ऑब्टेन करेंगे सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटे, ये एन एस एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और एन एस क्या है बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर अगर आपने मान लिया कि ई पी क्या है, ई एम एफ एट द प्राइमरी कॉइल, एंड ई पी क्या है, ई एस क्या है, ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बच्चों। तो अब इसको देखिए बेटे कैसे ये काम करता है। अब बात वही आ गई कि इसको कर क्यों रहे हैं बेटे हम, कि यहाँ पे कम यहाँ पे करंट फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो इसका फ़ायदा ये बेटे, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। होता क्या कि जैसे हमें वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज ऑब्टेन करनी है, तो हम सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगा देंगे, ठीक है। और अब हमें कम वोल्टेज ऑब्टेन करनी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम वोल्टेज यहाँ पर कम नंबर ऑफ टर्न्स लगाएंगे, लेस नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है बेटे। तो बेटे के लिए बेटे ये दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है बच्चों। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, ये ध्यान रखना आपने। स्टेप अप ऐसे लग रहा पता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, इसमें ध्यान से देख लेना आपने, ये लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ठीक है बेटे, हाई वोल्टेज। पर साथ में एक और चीज़ ध्यान रखनी बेटे, लो वोल्टेज होगी लेकिन हाई करंट होगा इसमें, हाई करंट इनटू लो करंट, ये स्टेप अप होगा, इसमें ध्यान रखना है। तो आप बोलेंगे क्या कि स्टेप अप इज ए ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स द AC एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट इनटू AC एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स आर लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, ये कंडीशन होगी बेटे इसकी, ओके। तो इसी तरह से स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा, हाई वोल्टेज होगी और क्या होगा, लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट इनटू क्या करेगा बेटे, ये लो वोल्टेज एट हाई करंट, ये ध्यान रखना बेटे आपने। आप बोलेंगे कैसे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। और इसकी कंडीशन क्या होगी, NS इज क्या होगा बेटे इसमें, क्या NP इज ग्रेटर देन NS, ये कंडीशन होगी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होंगी और सेकेंडरी में कम होगी, ठीक है बेटे, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी बेटे। तो ये बेटे हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब देखेंगे बेटे हम इसके यूज़ क्या है बेटे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, इसका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी वर्किंग क्या है बेटे, वर्किंग आप समझ लेंगे इसी। अब आपको पता है बेटे, प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया था कि ये क्या, इट डिपेंड्स अपॉन था प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कि एक कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं और दूसरी में हमें ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है।
और ये आपको पता है कि क्यों म्यूचुअल इंडक्शन होती कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। ठीक है बेटे। अब देखो बेटे कि होगा क्या कि आपको पता है कि फाई एस एंड फाई पी। फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल। अब बताइए किसके इक्वल होंगे, नेचुरली बेटे एन एस एंड एन पी। अभी मैंने कहा था कि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है बेटे। दिस इंप्लाइज दैट फाई एस इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी और यहाँ पर फाई पी। ठीक है बेटे। ये कैसे आया, फाई एस यहाँ पे हम फाई पी को यहाँ ले गए। तो अभी आपको पता है कि ईएमएफ जो क्या होता है बेटे, डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट वी विल डिफ्रेंशिएट इट। तो यहाँ पर आएगा डी फाई एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, तो कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर आएगा डी फाई पी अपॉन डी टी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एफ आई, यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ पर ई एस आएगा इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई पी। दिस इम्प्लाइज दैट ई एस, इसका मतलब क्या बेटे, ई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस अपॉन एन पी। अब देखो बेटे यहाँ से एन एस अपॉन एन पी जो होता है बेटे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। कि इस पर डिपेंड करेगा कि क्या होगा, कि वो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। ठीक है बच्चों। तो अब बेटे इसमें देखेंगे, ये तो हमारा आ गया कि इफ़ देयर इज नो एनी पावर लॉस, इफ पावर लॉस इज जीरो, कि इनपुट और आउटपुट में पावर लॉस अगर जीरो आ रही है तो इट मीन्स दैट जो क्या होगी, पावर इनपुट विल बी इक्वल टू पावर आउटपुट। ठीक है। तो पावर क्या होती है बेटे, आपको पता ही है, इनपुट में क्या था, प्राइमरी कोयल है, तो ई पी इंटू आई पी, यही होता है ना पावर, वी आई, याद होना चाहिए आपको, पी इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो ई पी आई पी इज इक्वल टू क्या होगा, ई एस इंटू आई एस। ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई। ठीक है बेटे। तो ये आपने ध्यान रखना। यहाँ से देखो बेटे ई पी ऊपर और ये नीचे है, इसलिए जो हमने कहा था कि हाई वोल्टेज एट लो करंट, इट मीन्स ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आई। आई क्या है यहाँ पर, करंट है, कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा, कम होगा, करंट ज़्यादा होगी तो वोल्टेज क्या होगी, कम होगी। ठीक है बेटे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी। अच्छा बेटे इसमें और साथ में ये कराया हुआ है कि हैंस ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज बाय डिक्रीजिंग द करंट। इसका यूज़ क्या बेटे, अब आपको वेरी इजीली समझ आएगा, मैं इसको भी करवाता हूँ। अच्छा बेटे इसमें अभी मैंने कहा था कि लैमिनेटेड कोर होती क्या है। तो लैमिनेटेड कोर क्या, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ज्वाइनिंग सिमिलर आयरन स्ट्रिप्स आफ्टर कोटिंग देम विद वार्निश। मतलब हुआ क्या इसका मतलब बेटे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोई, मैं इसको ऐसे शो करूँ, जैसे ये माना एक ऐसे, जैसे पेज है बेटे, आपको सबसे ईजिली, जैसे इतनी थिकनेस हो गई बेटे पेज की, लेकिन कैसे बनाया है ये कॉपी की थिकनेस कैसी हुई, पेज में आपने एक जोड़े हुए हैं। तो उसी तरह लैमिनेटेड आयरन की और क्या होगा, ये आयरन की एक क्या होगी, आयरन की स्ट्रिप्स हैं, सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप्स हैं, बट ये क्या है, कोटेड है, कि एक दूसरे के साथ ये कंडक्ट नहीं करेंगी। कि इसका क्या आपने जैसे इन दिस वे ये है, इसको कोटिंग की हो वार्निश से, फिर एक दूसरी जोड़ी है वो भी कोट की है, इसी तरह वो लैमिनेट की हुई हैं। लैमिनेट मीन्स दे आर इंसुलेटेड विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ वो कंडक्टिंग नहीं है। अब बेटे ये कैसे काम करेगा, होता कैसे काम करेगा, अब आपको पता है जैसे ऐसे करके बनाई होती है ना, जैसे आई कि ये जोड़ दी फिर ये जोड़ दी, इन जैसे मीन्स ऐसे करके ऐसे जोड़ी, पर ये लैमिनेटेड है, आपस में एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड नहीं है, मीन्स इंसुलेटेड है, एक दूसरे के साथ कंडक्ट नहीं करेंगी। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ बेटे, क्यों बनाई गई, ये ऐसे करके बनाई जाती है। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपको पता कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। ठीक है, A। अब हुआ क्या कि जैसे हमारे पास बेटे पूरी कॉपी है, इसका एरिया ज़्यादा है, ये एक पेज का एरिया ज़्यादा है, इस कॉपी का एरिया ज़्यादा है, पेज का एरिया कम है।
जब एरिया कम हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो गई बेटे, बढ़ गई। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई तो बेटे करंट क्या हो गया, करंट डिक्रीज हो गया। ठीक है, करंट डिक्रीज होने से क्या हुआ बेटे कि इसमें करंट कौन सा बेसिकली यहाँ पर एडी करंट्स, तो यहाँ पर क्या एडी करंट कम हो जाते हैं। बेसिकली जो लेमिनेटेड का आयरन कोर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे क्या है, जो एडी करंट है वो बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर इसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे तो एडी करंट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, हीटिंग हो जाएगी और वो जो हमारा इसका पूरा सेटअप है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। So this is the use of laminated iron core. Simply it is used to reduce the eddy currents. ठीक है, अब इसमें बेटे कि अभी हमने तो ये माना था कि पावर लॉस नहीं होते, लेकिन देयर आर सो मैनी पावर लॉसेस या एनर्जी लॉसेस। ठीक है, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से एनर्जी लॉस होते हैं बेटे। तो नंबर 1 तो है फ्लक्स लॉसेस, जैसे माने आपकी ये कोयल है, प्राइमरी कोयल है और ये क्या आपकी सेकेंडरी कोयल है। ठीक है बेटे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाए। अब क्या होता है बेटे कि सारा का सारा फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ यहाँ भी है। ठीक है, सारा का सारा फ्लक्स जो यहाँ पर लिंक्ड नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं कि फ्लक्स लॉसेस है। दूसरा बेटे कॉपर लॉसेस। अब आपको पता है कि सारी की सारी कोयल जो किससे बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है, तो कॉपर की अपनी रेजिस्टेंस होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सम एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्या, हीट। कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस है और हीट क्या होती है बेटे, I² R/T। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा बेटे, हीट प्रोड्यूस होगी। तो कुछ जो वो फ्लक्स हमारा हीट लॉसेस के कारण या कॉपर लॉसेस के कारण भी सॉरी एनर्जी जो इसकी वेस्ट होती है। थर्ड है बेटे इसमें आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस। अब आयरन लॉसेस क्या है बेटे, एडी करंट प्रोड्यूस इन द आयरन कोर, कि कोर में हालांकि हमने इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें क्या बेटे कुछ न कुछ जो वो हीट जो वो प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से क्या होगा, ये इसमें लॉसेस हो जाएंगे। फोर्थ है बेटे इसमें हिस्ट्रेसिस लॉसेस, हिस्ट्रेसिस लॉसेस। ठीक है बेटे, तो हिस्ट्रेसिस क्या होता है बेटे, आपको पता है कि ये जो आयरन कोर है इसमें बार बार कभी मैग्नेटाइज हो रहा है, कभी डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होगा, कुछ जो वो एनर्जी जो वो लॉस होती है। हमिंग, जैसे आप कभी गए होंगे ट्रांसफार्मर के पास, तो वहाँ पर हम ऐसे आवाज़ होती रहती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हमिंग लॉसेस। ठीक है बेटे, अब इसमें बेटे एक और है यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको वेरी इजीली आप समझ जाएंगे बेटे, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। अब बेटे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का यूज़ होता क्या है। ठीक है, क्यों बनाया गया है इसको। इसमें ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका जहाँ पे पावर जनरेशन पॉइंट, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे बेटे जो पावर जनरेट होगी उसकी क्या होगी बेटे, बहुत ज़्यादा करंट होता है, इसमें करंट बहुत ज़्यादा होता है, करंट बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट ही घूमती करंट मैक्सिमम होता है। अब इसको आपने कहीं गांव में जैसे घर में ले आना अपने होम, तो होम में हमारा देखा होगा आपने करंट कितना, लगभग 5 एम्पियर होता है। तो होता है क्या कि यहाँ से हम डायरेक्टली इसको अगर लाएं तो आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, I² RT। अब यहाँ से I² RT इतना ज़्यादा करंट बेटे यहाँ से, जैसा मान लिया यहाँ पर 50 एम्पियर है बेटे, 50 एम्पियर है, तो कितना हो जाएगी हीट यहाँ पर 2500 RT। तो इतनी हीट जब प्रोड्यूस होगी बेटे, तो कोई भी वायर जो कितनी मर्जी मोटी ले लो वो क्या हो जाएगी, एकदम मेल्ट कर जाएगी। तो मेल्ट कर जाएगी, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है हम आसानी से इसको जैसे इसमें प्रोड्यूस ही वैसे कि वैसे इसको नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटे, इसका मेन बात यह है कि अगर हम करंट को इसमें डिक्रीज़ कर दें तो हम वेरी इजीली इसको यहाँ तक ले आते हैं। तो यही काम है बेटे ट्रांसफार्मर का, कि जहाँ पावर जनरेट हो रही है वहाँ पर हम क्या करते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे बेटे, हम यहाँ पर स्टेप अप स्टेप अप से क्या होगा कि इसकी वोल्टेज बढ़ा देंगे और करंट बहुत कम ले आएंगे। करंट को हम लगभग 0.5 एम्पियर कर देंगे,
और वोल्टेज बढ़ा देंगे। जैसे आपने देखा होगा 33 kV लिखा होता है, ये 33 kV, kV मतलब 33,000 वोल्ट। ये किससे किया बेटे हमने? इट इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हमने यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दी और करंट क्या डिक्रीज़ कर दिया। जब करंट डिक्रीज़ किया तो बेटे हमारे पास अब नेचुरली आई स्क्वायर आर टी क्या होगा? देखो बेटे अब एच क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। तो पहले 50 था तो 2500 आर टी आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.5 का स्क्वायर आर टी। तो कितना आ गया बेटे ये? दिस इज ठीक है, 5 5 जो 25, तो कितना आएगा हमारे पास ये 5.25 आर टी। तो कितनी कम हीट है बेटे ये। कहाँ पहले हमारे पास 2500 था और अब हमारे पास 0.5, तो मीन्स हमने हीट काफ़ी ज़्यादा इसकी डिक्रीज़ कर ली है। इसलिए सबसे बड़ा यूज़ किया ट्रांसफार्मर कि इसको हम वेरी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बिजली यहाँ बन रही है, वो बहुत ज़्यादा करंट है, उस करंट को हम डिक्रीज़ कर देंगे और उसको हम कहाँ है, वी कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट, जहाँ भी दूर दूर तक इसको ले जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात आ गई अब कि जब हमारे, जैसे मैंने माना ये हमारा विलेज है, ठीक है, हमारा गांव है, वहाँ पर हमारे पास क्या, अब जो हमारे पास करंट आया वो 0.5 एम्पियर है और वोल्टेज कितनी है बेटे? 33,000 वोल्ट। अब हमें इतना देखा होगा बेटे अपने घर में क्या होता है, हमारा 5 एम्पियर करंट होता है या 10 एम्पियर, और ये होती है 240 वोल्ट। अगर इस वोल्टेज के बेटे डायरेक्टली अगर हम अपने घर में ले आएंगे होम में, तो क्या होगा, सारे के सारे अप्लाइंसेस के जो हमारे क्या हो जाएंगे, अप्लाइंसेस सारे, जो टीवी फ्रिज वगैरह सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे बेटे? विलेज में लगाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटे। अब क्या करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे बेटे, हम डिक्रीज कर देंगे और करंट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से हम क्या बेटे, जो गांव में हमारे लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, और जो जहाँ पे पावर जनरेट हो रही है वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये बेटे इसका सबसे बड़ा यूज़ है बेटे। तो इसके मैंने लिखा है कि इट रिड्यूस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इससे क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की लॉस कम हो जाती है क्योंकि हम इसका करंट को रिड्यूस कर देते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन की कॉस्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, क्योंकि अगर हम बहुत बड़े करंट में से उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मोटी हमें वायर्स लगानी पड़ेगी और उनकी कॉस्ट जो वो बहुत ज़्यादा होगी। और करंट को रिड्यूस करेंगे तो छोटी पतली वायर जो हमारी लगी होती है उससे ही हम इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन जो कहीं कम हो जाती है। इसके अदर यूजेस भी लिखाए गए हैं बेटे, अदर यूजेस में क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो करते हैं बेटे लोहे को जोड़ने के लिए, वहाँ भी ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज इन द इंडक्शन फर्नेस फॉर मेल्टिंग द मेटल को मेल्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं बेटे। ठीक है, वहाँ पर करंट बढ़ा देते हैं और वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं। थर्ड है स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में भी इसका यूज़ होता है बेटे। ठीक है बेटे। तो दे आर यूज फॉर वोल्टेज, ठीक है, रेगुलेटर जो होते हैं बेटे वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए वहाँ पर ही यूज़ होते हैं। ठीक है बेटे। और फिर टीवी, रेडियो, टेलीफोन, लाउड स्पीकर्स में भी इसका यूज़ होता है। अब बेटे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि एडवांटेज ऑफ एसी के क्या फ़ायदे हैं बेटे में। तो सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है बेटे इसका, जनरेशन ऑफ एसी थोड़ा सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिक है ये, ठीक है, सस्ता पड़ता है थोड़ा। दूसरा, एसी को इजीली स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि डीसी को नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन इजीली कर सकते हैं। थर्ड, एसी कैन बी रेगुलेटेड बाय यूजिंग चोक कोयल विदाउट, ठीक है, चोक कोयल देखे जैसे पहले हमारी जो ट्यूबलाइट थी उसमें चोक कोयल लगी होती थी, उसमें इंडक्शन होता लगा बेटे। इंडक्टर क्या इजीली उसको वो पावर वेस्टेज को रोक देता है। फोर्थ है एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिफ्थ है एसी कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डीसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, ईसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ रेक्टिफायर।
ये हम बेटे 9th यूनिट में पढ़ेंगे। रेक्टिफायर की हेल्प से हम इसको वेरी इजीली कर सकते हैं बेटे। रेक्टिफायर पढ़ेंगे 9th यूनिट में, ठीक है बेटे। अब इसमें कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी क्या है? अच्छा, कई बार आपसे पूछे तो एडवांटेजेस ऑफ एसी जो होगी वो क्या होंगी? डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी होंगी। और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी जो होंगी, डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी वो क्या होगी? एडवांटेजेस ऑफ डीसी। तो ये आपने देखना कि एसी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि एसी इज़ मोर डेंजरस दैन डीसी, कि एसी जो डीसी से बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और सेकंड है एसी करंट ऑलवेज फ्लो ऑन द आउटर लेयर ऑफ द वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटे कि एसी जो है हमेशा, इसको स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं बेटे, स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, कि एसी जो हमेशा वायर के आउटर पार्ट में ही, जो तारे हैं उनके आउटर पार्ट में सरफेस में मूव करता है, ठीक है। इसकी एक बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि एसी को इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ नहीं किया जा सकता। एसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में इसको यूज़ नहीं कर सकते बेटे। ये इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर बेटे आपको क्लियर है, आपने इसको ढंग से तैयार करना। ओके।